आज सेट नंबर 10 होगा। चलिए आज 10 सेट नंबर 10 का डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए, विश्व पर्यावरण संगठन का स्थापना जो है 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में इसका स्थापना स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। स्पेन के मैड्रिड में। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया है मैड्रिड। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड में। देखिए विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना इसलिए किया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना किया गया। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम महिला थी। प्रथम महिला थी, देखिए प्रथम महिला नहीं होगा, इस जगह ऐड कीजिए प्रथम भारतीय महिला। भारतीय छूट गया यहाँ पे, भारतीय महिला। आइए ऑप्शन देखिए, पहले आइए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। यह जो है ना कृषि के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। देखिए 1973 में सर्वप्रथम ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। किसको दिया गया था? स्वामीनाथन को। अगर जब महिला में पूछा जाएगा, प्रथम महिला भारतीय, तो अमृता पटेल होगा। कौन होगा? अमृता पटेल। ऑप्शन डी में देखिए दिया है अमृता पटेल, तो प्रथम महिला हो जाएगी अमृता पटेल। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, 49वीं समानांतर रेखा विश्व और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और किस देश के बीच स्थित है? देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके बीच? अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन सी में दिए कनाडा दिया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। और देखिए 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून। ऑप्शन ए में दिया है 23 जून। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए वूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वूली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। किसमें? हॉकी में। जो भारत राष्ट्रीय खेल कौन है भारत का? हॉकी। तो वूली शब्द का संबंध हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन ए सही होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन। इसके अलावा देखिए अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और देखिए नारंग कप, नारंग कप का भी संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए पूछा जाता है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन बी देखिए सर डेविड सिक्टन। ये सिक्टन नहीं है, फिक्टन होगा। सी को 100 को काट के 4 बना लीजिए आप लोग। सर डेविड फिक्टन। ये कार्यकाल इसका था 1936 से 37। कब था? 1936 से 37। अब प्रथम राज्यपाल कौन था? नाम क्या था उसका? सर डेविड फिक्टन। सर डेविड फिक्टन। ऑप्शन बी सही होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना होगा। देखिए पटना है। ऑप्शन डी में दिया है पटना। पटना सही। अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो शिवहर होगा। कौन होगा? शिवहर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के कितने ऐसे जिले का सीमा नेपाल के साथ संलग्न है? मतलब बिहार के ऐसे कितने जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा। देखिए अगर जो राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। कौन कौन? पहला उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। 5 राज्य देश के राज्य के संदर्भ में 5 राज्य। अगर जहाँ बिहार का पूछा जाएगा कितना जिला, तो टोटल 7 जिला। देखिए आइए 7 जिला को हम लोग याद कराते हैं। ये है देखिए बिहार का मैप। देखिए उत्तर में जो है ना, बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में आइएगा तो झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है। और देखिए पूरब में आइएगा, पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश।
अब देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार का कितना जिला नेपाल से सीमा साझा करता है। देखिए टोटल 7 जिला करता है, टोटल 7 जिला करता है। पहले देखिए वेस्ट चंपारण, जिसको कि पश्चिमी चंपारण कहते हैं। दूसरा पे हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। तीसरा नंबर पे आ जाएगा सीतामढ़ी, तीसरा नंबर पे सीतामढ़ी। चौथा नंबर पे आ जाएगा मधुबनी, चौथा नंबर पे मधुबनी। पांचवा नंबर पे आ जाएगा सुपौल, सुपौल पांचवा नंबर पे। छठा नंबर पे आ जाएगा अररिया, सातवां नंबर पे आ जाएगा किशनगंज। तो टोटल कितना जिला हो गया? 7 जिला, 7 जिला। इन 7 जिला का आपको नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ, इसलिए इस 7 जिला का नाम भी पूछा जाता है। टोटल 7 जिला है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल 7 जिला, टोटल 7 जिला। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बी नंबर में था 7 जिला। बिहार का कितना जिला? 7, तो बी हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर, कोइलवर पुल, कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है? कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर। सोन नदी कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। देखिए एकमात्र सोन नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ऑप्शन सी इसका सोन नदी सही है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, बरेल। देखिए कल हमने इसका डिस्कस किया था, बरेल या फिर बराइल पर्वत श्रेणी किया था डिस्कस। पूछा जा रहा है कि बरेल या बराइल पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? देखिए किन राज्यों में? टोटल कितना राज्य? 3 राज्य में। 3 राज्य का नाम बताइए। असम, असम, नागालैंड और मणिपुर। देखिए यहाँ कह रहा है, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है देखिए, ए नंबर में असम है, बी नंबर में मणिपुर है, सी नंबर में नागालैंड है और डी नंबर में मिजोरम है। तो क्या होगा ऑप्शन? इसमें क्वेश्चन में देखिए छूटा है, क्वेश्चन अधूरा है। क्या है? हम उसको सही कर रहे हैं। बरेल पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? है के जगह देखिए, है से पहले नहीं जोड़िए, नहीं जोड़िए, और तब क्वेश्चन बनेगा बरेल पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में नहीं है, तब ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, मिजोरम नहीं है। इन 3 राज्यों में है, मिजोरम में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरुमलाई ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। पूर्वी घाट श्रेणी में भी तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी में देखिए तमिलनाडु दिया, तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, पिंडार और अलकनंदा के संगम से संबंधित है। देखिए पिंडार और अलकनंदा जहां पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? इसका कहने का तात्पर्य यह है, तो उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। देखिए टोटल नदी को हम लोग क्लियर कर देते हैं, किसको देव प्रयाग कहते हैं, किसको कर्ण प्रयाग कहते हैं, किसको नंद प्रयाग कहते हैं। आइए थोड़ा बोर्ड पे देखिए, ये जो रेड कलर से हमने लाल कलर से खींचा है, ये अलकनंदा नदी है। कौन नदी है? अलकनंदा। देखिए अलकनंदा, अलकनंदा में जब आके भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो ये देव प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देव प्रयाग। देव प्रयाग नामक जगह पे मिलती है, तो इसका संगम क्या कहलाएगा? देव प्रयाग। फिर देखिए, आइए देखिए मंदाकिनी, मंदाकिनी जब अलकनंदा से आकर मिलेगी, मंदाकिनी जब अलकनंदा से आकर मिलेगी, मंदाकिनी जब अलकनंदा से आकर मिलेगी तो ये क्या कहलाएगी? बताइए क्या कहलाएगी? कर्ण प्रयाग। क्या कहलाएगी? कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग कहलाएगी। ठीक है, ये कर्ण प्रयाग कहलाएगी। उसके बाद आइए अलकनंदा से मंदाकिनी, नंदाकिनी अगर आके मिले, अलकनंदा से नंदाकिनी अगर आके मिले तो उसे क्या कहना है? नंद प्रयाग। देखिए अलकनंदा से अगर पिंडार नदी आकर मिले, पिंडार नदी, तो उसे क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। उसे क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ये गलत हो गया, यहाँ पे नंद प्रयाग नहीं होगा, नंदाकिनी। देखिए नंदाकिनी पिंडार आके जब मिलेगी, पिंडार आके मिलेगी तो इसको कर्ण प्रयाग कहेंगे। कौन सा? कर्ण प्रयाग कहेंगे, कर्ण प्रयाग कहेंगे। आगे यहाँ पे जो है ना, आगे विष्णु प्रयाग, धौली गंगा से जब आके मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, यहाँ पे रुद्र प्रयाग हो। यहाँ कर्ण प्रयाग नहीं होगा, यहाँ पे रुद्र प्रयाग है, सॉरी, यहाँ पे रुद्र प्रयाग होगा। कौन सा? रुद्र प्रयाग।
अब देखिए फिर से हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए ये रेड कलर से जो गई ये अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा। अब देखिए भागीरथी जब अलकनंदा से आकर मिलती है तो ये देव प्रयाग क्या कहलाएगा? देव प्रयाग। फिर देखिए अलकनंदा, ये अलकनंदा है। अलकनंदा से जब आके मंदाकिनी मिलेगी, कौन मिलेगी? मंदाकिनी, तो ये रुद्र प्रयाग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रुद्र प्रयाग। फिर देखिए अगर जहाँ अलकनंदा से आके नंदाकिनी नदी मिलेगी, कौन सी नदी? नंदाकिनी, तो इस नंद प्रयाग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नंद प्रयाग। फिर देखिए अलकनंदा से अगर पिंडार नदी मिलती है, कौन सी नदी? पिंडार नदी, तो ये कर्ण प्रयाग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण प्रयाग। फिर देखिए अलकनंदा से अगर धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा से अगर धौली गंगा मिलती है तो यह विष्णु प्रयाग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विष्णु प्रयाग। यही इसका क्रम भी है, ये जो है ना क्रम है, ये इसका क्रम भी है। तो आपको याद रखना, अलकनंदा से भागीरथी मिलेगी तो क्या कहलाएगी? देव प्रयाग। अलकनंदा से अगर मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। अलकनंदा से अगर जहाँ नंदाकिनी मिलेगी तो अलकनंदा से अगर पिंडार मिलेगी तो अलकनंदा से अगर धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन था, पिंडार और अलकनंदा के संगम से संबंधित है। कौन हो जाएगा? कौन नदी हो जाएगा? कर्ण प्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए कर्ण प्रयाग दिया, ऑप्शन सी सही हो गया। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, कोलदाम परियोजना किस नदी पर है? कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? सतलज। ऑप्शन ए में देखिए दिया सतलज नदी, ऑप्शन ए सही होगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है? रिफ्ट घाटी में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? दामोदर। ऑप्शन डी में देखिए दामोदर दिया है, तो सही होगा ऑप्शन डी। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, AMW जलवायु के प्रकार निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में है? AMW ये देखिए गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर है। किस तट पर है? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी। यस, गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर है। कौन है? MWF। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे अधिक होता है? देखिए ऐसे तो सबसे अधिक पहले किसका होता है? केरल का। किसका होता है? केरल। उसके बाद आता है मिजोरम का। किसका? मिजोरम दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आता है गोवा तीसरा नंबर पे। अब देखिए इसका ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में दिया मिजोरम, ऑप्शन बी में दिया है गोवा, ऑप्शन सी में दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। पहले तो आंध्र प्रदेश राजस्थान कट जाएगा। देखिए दूसरा नंबर पे हमने क्या कहा? मिजोरम। दूसरा नंबर पे मिजोरम, केरल नहीं है तो मिजोरम को मारिया। तीसरा नंबर पे गोवा है, तो ऑप्शन ए होगा दूसरा नंबर। सर्वाधिक यहाँ अगर जहाँ केरल देता तो सर्वाधिक केरल में है, केरल फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा नंबर पे मिजोरम है। यहाँ केरल नहीं दिया इसलिए आप मिजोरम को मारिए। ऑप्शन ए में मिजोरम है तो मिजोरम सही होगा। उसके बाद देखिए भील जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? बताइए। ये जो है ना राजस्थान में निवास करती है। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन जनजाति है? भील जनजाति। ये 2011 के जनगणना के अनुसार भील जनजाति, अगर जहाँ वर्तमान में पूछा जाएगा, वर्तमान में 2023 में पूछा जाएगा तो ये कौन है? गोंड जनजाति होगा, गोंड जनता। अगर जहाँ ओवरऑल में पूछा जाए आपसे, अगर जहाँ वर्तमान शब्द का प्रयोग नहीं करे, सिर्फ बोले भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आपको भील मानना है। कौन मानना है? भील। अगर जहाँ पूछा जाए कि भारत का वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, वर्तमान शब्द लगा देगा तो गोंड ना बोलना है, गोंड, जो कि मध्य प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की जनजाति। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कांडला बंदरगाह हमने कल डिस्कस में बताया था। कांडला बंदरगाह और ओखा बंदरगाह दोनों गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ? कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। उसमें से देखिए एक क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है, तो देखिए ऑप्शन डी में है दिया है कच्छ की खाड़ी। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी में कौन सा एक बंदरगाह है? ओखा बंदरगाह। ओखा बंदरगाह। आइए क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? बताइए। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 का कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? ऑप्शन डी नंबर पे आप ध्यान दीजिए, बजट घाटे के लिए
वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, स्मर्किंग स्मर्किंग पद संबंधित है, स्मर्किंग पद संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से, किससे संबंधित है? मनी लॉन्ड्रिंग से। बी नंबर में मनी लॉन्ड्रिंग है तो बी सही होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में कौन परिभाषित करती है? कौन परिभाषित? तो राजकोषीय घटा कौन करती है? राजकोषीय घटा। ऑप्शन बी में राजकोषीय घटा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है। कौन श्रेणीकरण ये प्रदान करता है? सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल का सूचकांक का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही IMF IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रणाली जो है किसके द्वारा जारी होता है? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। उसके बाद देखिए HDI इंडेक्स जो कि इस बार का 1275 में पीटी का जो एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था कि UNDP HDI इंडेक्स कौन जारी करता है? HDI इंडेक्स कौन जारी करता है? तो UNDP करता है। कौन करता है? UNDP। तो इसको याद रखना है आपको। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है, 20 दिसंबर को। इसका आंसर गलत दिया होगा, इसका आंसर गलत दिया होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। बी नंबर होगा, 20 दिसंबर होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गजराज सुरक्षा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो पहले देखिए गज का अर्थ क्या होता है? गज मीन्स हाथी। देखिए हाथियों से रेल दुर्घटना जो होता था उसी की सुरक्षा के लिए गजराज सुरक्षा ऐप जो है रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय। तो ऑप्शन सी में होगा, गजराज सुरक्षा ऐप रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन सी होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आइए, मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? मेरापी इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इसका भी आंसर गलत दिया होगा, सही कर लीजिएगा आप लोग, इंडोनेशिया में होगा। एस्क्रूडो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? देखिए एस्क्रूडो ये किस देश की मुद्रा है? तो एस्क्रूडो कैप वर्डे किसका है? कैप वर्डे। देखिए एस्क्रूडो किस देश की मुद्रा है? तो कैप वर्डे जो अफ्रीकी महादेश, किसका है? अफ्रीकी महादेश का पार्ट है, ठीक है। देखिए इसका कैप वर्डे की राजधानी होता है प्रेआ। क्या होता है? प्रेआ। और इसका मुद्रा क्या हो गया? एस्क्रूडो। कौन सा हो गया? एस्क्रूडो। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया गया, यानी कि स्थापना किया गया? किसके द्वारा? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। 1883 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। कहाँ पे? बम्बई में। कब किया गया था? 1883 ईस्वी में। किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित कराची अधिवेशन में किया गया था। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए अगर जहाँ पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया गया, जो कि इस बार का दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1275 का, मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा गया दरोगा का क्वेश्चन था इस बार का। ये 33 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ये क्लेमेंट एटली का कहना है। किसका था? एटली का। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, 1802 की बसीन की संधि। देखिए बसीन की संधि पहले कब हुआ था? 1802 में। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। किसके मध्य?
उसके देखिए बसीन की संधि, यही बसीन की संधि है जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बसीन की संधि जो कि 1802 ईस्वी में हुई थी। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए अपना संस्मरण लिखा था? देखिए फिरोज शाह तुगलक ने, किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, क्योंकि अकबर से रिलेटेड अकबर ने जितना काम करवाया था उसके आसपास जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने उसके समतुल्य करवाया था। इसीलिए इसका जो है ना सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, अमीर हसन ए देहलवी को निम्न में से किस कारण से भारत का सादी कहा गया है? तो उच्च प्रकार के गजल लेखक होने के कारण, उच्च प्रकार के गजल लेखक होने के कारण। ऑप्शन डी सही होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत कहां से सिद्ध होता है? तो प्रत्यय समुतवाद से होता है। किससे होता है? प्रत्यय समुतवाद से। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, दधेरी, आइए 39 नंबर क्वेश्चन, एक परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल भारत के किस राज्य में था? दधेरी किस राज्य में? पंजाब में है, पंजाब में। ऑप्शन बी में देखिए पंजाब है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है। प्रमुख स्रोत, वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्पभूति वर्धन। कौन थे? पुष्पभूति वर्धन। इसके जो है इसके महान शासक हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन, जिसका कि शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच था। किस कब सब था? 606 से 647। देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट। कौन थे? वान भट्ट थे। वान भट्ट के द्वारा, देखिए अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, हर्षचरित ऑप्शन बी में, कादम्बरी ऑप्शन सी में, रघुवंशन ऑप्शन डी में, मुद्रा राक्षस। तो मूल क्वेश्चन यह था कि वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत, देखिए इसके इतिहास के बारे में जो है ना जानकारी हर्षचरित भी देता है और कादम्बरी भी देता है, जिसका लेखक वन भट्ट है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्रमुख स्रोत, तो प्रमुख स्रोत की जानकारी जो है हर्षचरित देता है। कौन देता है? हर्षचरित। तो इसका आंसर ए होगा, हर्षचरित होगा। और देखिए यहाँ पे दिया है रघुवंशम। रघुवंशम किसका? कालिदास का है, कालिदास का। इसमें जो है ना शुंग वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किसका मिलता है? शुंग वंश और गुप्त वंश। और देखिए आइए ऑप्शन डी में दिया है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। विशाख दत्त। देखिए मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। किसका मिलता है? मौर्य वंश की जानकारी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार, तो इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, किस अधिकार में? विधिक अधिकार। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 300 का क में, कब? 300 का क या फिर ए, 300 का क या फिर ए। अगर जब भाग पूछा जाएगा आपसे तो 13 भाग होगा, 13वां भाग। कौन सा भाग होगा? 13वां भाग। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कब संशोधन कब किया गया था? कब इसको जो है ना, तो फिर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया। तो अनुच्छेद के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 300 का क या फिर ए। अगर जब भाग के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 13वां भाग। कौन सा भाग? 13वां भाग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर संस्था है? देखिए संविधानेतर संस्था नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुआ है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग जो है ना संविधानेतर संस्था है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक सांविधिक संस्था है। कौन सा संस्था है? सांविधिक। निर्वाचन आयोग और लोक संघ लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक है। कौन सा है? संवैधानिक। संवैधानिक किसे कहते हैं? जिसकी चर्चा अनुच्छेद में है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद में, उसे संवैधानिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था संविधानेतर संस्था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया गया था? तो राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में।
आइए क्वेश्चन नंबर 44, किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया? अधिनियम पूछा जा रहा है तो 1909 का अधिनियम होगा। कौन सा अधिनियम होगा? 1909 का अधिनियम। देखिए 1909 का अधिनियम पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसके द्वारा जो सर्वप्रथम मुसलमानों को जो है ना पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया था? मुसलमानों को। कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। और देखिए ऑप्शन बी में देखिए 1919 दिया। 1919 का अधिनियम के द्वारा देखिए सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया था? सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 का। 1919 का। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन देखिए 1935 दिया है। डी नंबर में 1935 है। इसके द्वारा देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा महिला को, मजदूर को और दलित को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? महिला को, मजदूर को और दलित को। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो ये आप तीनों को याद रखना है क्योंकि यहाँ तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीनों से। अगर जब महिला पूछा जाएगा आपको, महिला का तो 1935 में, 1935 में महिला के साथ साथ मजदूर भी और दलित को भी दिया गया पृथक निर्वाचन का अधिकार। और जब 1919 में पूछा जाएगा तो सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को। और जब 1909 में पूछा जाएगा तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। अब ये क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47 आइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर किस विधि से पद मुक्त किया जाए? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 के क्लाउज 4 में है। अनुच्छेद 124 के क्लाउज 4 में। और जब आप इसको पढ़िएगा तो ऑप्शन सी में आइए, सांसद के विशेष बहुमत के समर्थन से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यह बात अनुच्छेद 124 के क्लाउज 4 में किया गया है। तो किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 371 का एक किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। किससे है? नागालैंड से। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष ऑप्शन ए सही होगा। इसके साथ साथ देखिए 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी 35 पर। 3 आदमियों के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और अगर देखिए राज्यसभा के बारे में बोला जाएगा तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए बोला जाएगा तो कितना? 25 वर्ष। और लोकपाल बनने के लिए अगर जब न्यूनतम आयु बोला जाएगा तो कितना? लोकपाल बनने के लिए 45 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है। लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष। 45। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, 25 वर्ष क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर होता है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुसुप्त हो जाती है, क्यों? लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ऑप्शन सी सही होगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो अस्पष्ट है, ये सही नहीं है। इसमें जो है ना वो अस्पष्ट ये क्वेश्चन है, इसलिए 52 नंबर को आप लोग काट दीजिए। आइए 53 नंबर में, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का परास होता है कितना? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। कितना होता है? 88 से 108। यस। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र आयु में ध्वनि का वेग शुष्क आयु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि आर्द्र आयु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। क्या होता है? घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो देखिए वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के परिकिरणन के कारण काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं, यानी कि इसका आकार कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी में ध्यान दीजिए, 10 पर पावर -5 से 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन का। अगर जब वही कोलाइड कण का पूछा जाएगा तो 10 पर पावर -7 से 10 पर पावर -15 होता है सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से फिर से हम रिवीजन करा देते हैं।
निलंबन कण का आकार कितना होता है? 10 पर पावर -5 से 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। और कोलाइडी कण का पूछा जाएगा तो 10 पर पावर -7 से 10 पर पावर -15 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर होता है। 59 नंबर आइए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा टॉर्च, लाइट, विद्युत सूरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो निकेल और कैडमियम का किया जाता है, निकेल और कैडमियम का। 60 नंबर क्वेश्चन है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। टंका एक मिश्र धातु है, टीन और सीसा का है। किसका है? टीन और सीसा का। 62 नंबर क्वेश्चन आइए, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? देखिए, अमोनिया का एक गुण, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। एक बात आप इस जगह से ध्यान दीजिएगा, देखिए, अम्ल लाल को नीला करता है या फिर नीला को लाल करता है? अम्ल लाल को नीला नहीं। देखिए, अब अम्ल यानी अनिल, इसको इस तरह याद रखिए, ये ट्रिक हम बता रहे हैं। अनिल, और ये हो गया बेलन। देखिए, ये हो गया बेलन, ये हो गया बेलन। देखिए, अनिल, औ से क्या होता है? अम्ल। नी से क्या होता है? नीला। लौ से क्या होता है? लाल। तो अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा। अब आइए बेलन, बेलन बी से क्या होता है? बेस यानी क्षार, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लौ से लाल, नौ से नीला, तो बेलन बेस यानी क्षार, क्षार क्या क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल कर देगा। आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये वाला याद रखना है, अनिल और बेलन, अनिल और बेनल। आइए, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए 63 नंबर क्वेश्चन में, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल। ये देखिए, और ऑप्शन सी में दिया है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। हाइड्रोरिक अम्ल, देखिए, ये मानव के पाचन तंत्र में होता है, मानव के पाचन तंत्र में HCl अम्ल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस जो है ना, एक मृदु कवची है, एक मृदु कवची है जो कि मोलस्का संघ का। ऑप्शन डी सही होगा। आइए 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य है, यानी कि कौन सा गलत है? आइए देखिए, ऑप्शन नंबर डी कहता है ये केवल भ्रूण में पाया जाता है, यही बात गलत है, यही बात गलत है। तो आइए 66 नंबर फिर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका निर्माण नहीं होता? विटामिन ए का। देखिए, ऑप्शन ए दिया विटामिन ए का, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, विटामिन ए जो है ना, यकृत में जाके संचित हो जाता है, लीवर में संचित हो जाता है। जब शरीर को उसकी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार जो है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। किस विटामिन का नहीं होता है? विटामिन ए का। आइए 68 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश, देखिए कृत्रिम प्रकाश, ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश किसका कारण हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण का। आइए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन ए में दिया है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, सही है। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। देखिए, फसलों की खेती एग्रोनोमी, क्या कहलाता है? एग्रोनोमी। सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं हॉर्टिकल्चर नहीं, ओलेरिकल्चर, क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। यही ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सी गलत होगा। आप देखिए डी पे ध्यान दें, फलों की खेती पोमोकल्चर, क्या होता है? पोमोकल्चर, ये सही है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर निम्न में से एक का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन, देखिए सी नंबर में दिया आइसोप्रीन, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। 70 नंबर जीएस का हमने डिस्कशन कर दिया, मैथ रीजनिंग का आप लोग बना लीजिएगा।